न्यू पैरामाउंट एसटीडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने अभी तक देखा इसमें से ये आपके जो क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन थे, ये आपके यानी कह सकते हैं कि सेट पेपर 2, ठीक है, 2 का हमने ए देख लिया। ये आज सेट पेपर नंबर 1-2 का जो बी सेक्शन है उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और ये जितने भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ से हमें मिलते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें आने वाले एग्ज़ाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। मैंने 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, बाकी आगे क्वेश्चन इसके शेष थे, तो उस सेट पेपर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 का क्वेश्चन है। विभाषा एक प्रांत या डैश में प्रचलित होती है। क्या दिया हुआ है? विभाषा एक प्रांत या में प्रचलित होती है। तो देखिए इसमें है महाप्रांत, बी है उपप्रांत, सी है लघु प्रांत और डी आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा विशाल प्रांत। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी इसका उप प्रांतों में विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में पूछे हुए नए ट्रेंड के क्वेश्चन हैं। तो विभाषा एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित है। इसमें से साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे हिंदी की विभाषाएं हैं, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली इत्यादि यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें कि इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 का, देखते हैं क्या है 52 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की ए है अवधी, बी है ब्रज और सी है आपकी खड़ी बोली और डी है आपका इसमें से भोजपुरी। तो देखिए रामचरितमानस की जो बताई गई है ये भाषा है आपकी अवधी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह रामकथा पर आधारित है। इसमें ये बताया गया है कि जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। इसकी रचना जो है संवत 1631 ईस्वी में यानी 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की है। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। देखिए पूर्ण होने में 2 वर्ष लगा है और 7 माह लगा है और 26 दिन लगा है। तो 226 आप याद रखिएगा, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन इसमें समय लगा हुआ है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली प्रचलित है? हमीरपुर में कह रहा है कौन सी बोली प्रचलित है। ए है बुंदेली, बी है आपकी कन्नौजी और सी है आपका ब्रजभाषा और तीसरा है ये आपका मालवी, डी है ऑप्शन आपका मालवी। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमीरपुर में कौन सी बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो देखिए हमीरपुर, झांसी, जालौन, बांदा तथा महोबा में बुंदेलपुर बोली जाती है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 54 क्वेश्चन है राजमती इनमें से किस काव्य की रचना है? राजमती इनमें से किस काव्य की रचना है? ए है कीर्ति पताका, बी है आलाखंड और सी है आपका बीसल देवरास है और इसमें डी है क्या है, रणमंड छंद। ठीक है, तो इसका जो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बीसल देव रासो इसमें सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, ये ट्रेंड किए जाते हैं, तो आप इनको मिस मत करिएगा। ठीक है, आप इनको बार बार पढ़िएगा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके दिमाग में ये क्या क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं। तो जब बार बार ये क्वेश्चन आते हैं तो हमें अच्छे से इनको क्या करना, रिवाइज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित काव्य में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? कह रहा है मीराबाई नहीं है। तो इसे पूछा है कि ए है गीत गोविंद टीका, बी है प्रेम तत्व निरूपण, सी है राग गोविंद और डी है नरसिंह जी का मायरा। तो इसमें 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। 54 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी प्रेम तत्व निरूपण हो जाएगा। प्रेम तत्व निरूपण बताया गया है।
प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि यह कृष्णदास की रचना है। किसके? कृष्णदास की रचना है। मीराबाई की अगर रचना की बात करें तो नरसी का मारा मीराबाई की है। राग गीत गोविंद ये भी है, गीत गोविंद टीका ये भी है, किसकी है? मीराबाई की है। और राग सोरठा ये भी है। मीराबाई जो है, मीराबाई की भक्ति माधुर्य भक्ति यानी दाम्पत्य भाव थी। किस थी? दाम्पत्य भाव थी। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को क्या किया है? जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। तो देखिए रीतकाल के किस कवि ने, उस कवि का नाम बताना है। ए ऑप्शन है बिहारी, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है क्या है? देव है, और डी ऑप्शन है पद्माकर। तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी पद्माकर जी ने। तो 56 का करेक्ट आंसर, रीतकालीन कवि पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ लोक जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। पद्माकर की महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। हिम्मत क्या है? हिम्मत बहादुर ये हो गई, बिरुदावली ये हो गई, जग विनोद ये हो गई, गंगा लहरी तथा राम रसायन। इस तरह की जो रचनाएं हैं ये पद्माकर की महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। देखते हैं 57 क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है देव यानी कवि कुल कल्पतरु देव की रचना जो पूछी गई है, कौन सी? कह रहा है नहीं है। तो इसमें देखना है, ये आपका हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु, बी है आपका भाव विलास, और सी है आपका भवानी विलास, और डी है आपका अष्टयाम। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें 57 का जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि कुलपतरु जो है इनकी रचनाएं नहीं है, ये कोई रचना नहीं, बल्कि यह रचना किसकी है? चिंतामणि की है। किसकी है ये जो रचना की अगर बात करें तो ये रचना है आपकी किसकी है? चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि की है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि ये किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर समाना चंद में देहु किया घर एक, इस पंक्ति में किसकी हैं? ये पंक्ति पूछी गई हैं। आखिर ये पंक्तियां किसकी हैं? तो 58 का जो करे ये आपके पूछी गई हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है कबीर, और सी ऑप्शन है चंदवरदाई, और आगे देखना है ये आपका डी है आपका जायसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कबीर दास की रचनाएं किसकी हैं? ये कबीर दास की रचनाएं हैं। तो इसमें पंक्तियां जो लिखी गई हैं ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इनको जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्या कह रहा है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए है नहीं है, बड़ा हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा बड़ा ऊ हो गया, और ओ हो गया। तो इसमें पूछा गया है मूल दीर्घ स्वर, इसमें से 59 का कह रहा है नहीं है। देखिए स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। छोटा आ यहाँ पर दिया है, छोटा आ, छोटी ई, और ऊ, और ये आपका ऋषि, ये क्या है? ह्रस्व स्वर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर आते हैं। और अगर संयुक्त स्वर की बात करें, यहाँ पर संयुक्त स्वर जो वो आते हैं, ए आता है, आए आता है, ओ आता है, और यहाँ पर आओ आता है। तो ये जो है संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं इतने चार। तो इस तरह से अगर हम 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर नहीं है। ओ को हम दीर्घ स्वर नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से यहाँ पर देखना है शुद्ध शब्द को छांटना है। 60 का जो करेक्ट आंसर है, क्या इसमें देखना है? शुद्ध शब्द छांटना है। यहाँ पर दिया आगामी, ए है, बी है केंद्रीय, सी है अधीन, और डी है दीक्षा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 60 की बात करें, इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा अधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अधीन शुद्ध शब्द है। अन्य विकल्प में अगर बात करें अशुद्ध शब्द हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द की बात करें तो आगामी, ये जो है इसको लिखा जाएगा आगामी लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। और अगली हम बात करें केंद्रीय की, क्या लिखेंगे? केंद्रीय, तो आपकी ये पता होगा
केंद्रीय किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अगर दीक्षा की बात करें तो यहाँ पर दीक्षा जो लिखा जाएगा इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए, यथा में कौन सा समास है, यथा में कौन सा समास है? ए है कर्मधारय, बी है अव्ययी भाव, सी है द्विगु और डी है तत्पुरुष समास। तो 61 का यथा, अगर यथा विधि दिया हुआ, यथा विधि में कौन सा समास पूछा गया है, तो देखिए अगर हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथा का समास विग्रह, विग्रह क्या होता है? विधि के अनुसार होता है। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है और उस पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, ये सदैव समान रहता है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति हो गया, जैसे प्रतिदिन हो गया, यथाशीघ्र हो गया, आजीवन। तो इस तरह से इसके उदाहरण आप देख लीजिएगा। चलिए, अगर हिंदू पूजय देहरा मुस्लिम मसीदा, किस कवि की ये जो रचनाएं दी गई हैं, ये किस कवि की पंक्तियां हैं, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कबीर, बी हो जाएगा नामदेव, सी है आपका रैदास, डी है सुंदरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नामदेव, बी ऑप्शन है। हिंदू पूजय देहरा मुस्लिम मसीद पंक्ति नामदेव की हैं। नामदेव की महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन सी हैं, देख लेते हैं एक दो पंक्तियां। धनि धनि मेघा रोमावती, धनि धरि कृष्ण और कावली। इस तरह की जो रचनाएं कुछ इनकी दी हुई हैं, पंक्तियां दी हुई हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? ज्ञानदीप के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर देखना है कौन है। चलिए आइए देखते हैं, 63 का क्वेश्चन देते हैं। ए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ज्ञानदीप की रचनाएं के बारे में पूछा गया है, कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं। ए ऑप्शन है कासिम शाह, बी ऑप्शन है जायसी और सी ऑप्शन है मंझन और डी ऑप्शन है इसका क्या है, इसका आपका शेख नबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, शेख नबी। तो ज्ञानदीप की रचना शेख नबी है। ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य में राजा ज्ञानदीप और रानी देवजनी की कथा वर्णित की गई है। कासिम शाह ने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी। कासिम शाह ने हंस जवाहिर नाम की जो है रचना लिखी है, जिसमें हंस और रानी जवाहिर की कथा है। जायसी ने पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम की रचना की है। तो इस तरह से यहाँ आपको याद रखना है। चलिए गोस्वामी के, अगला क्वेश्चन है 64 का। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? तो देखिए इसमें ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। तो गोस्वामी के प्रादुर्भाव की हिंदी काव्य क्षेत्र में, अगर बात करें हिंदी काव्य क्षेत्र में, एक चमत्कार समझना चाहिए। कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है, ये दिया गया है शुक्ल जी की तुलसीदास के विषय में। कहते हैं गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है अपने युग की विषम परिस्थिति में तुलसीदास जी के ने समन्वय की विराट चेष्टा की है। तो इसका आंसर ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 को देखते हैं। संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध का टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अर्ध तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम। टूटे फूटे संस्कृत के अशुद्ध शब्द जो कहते हैं उसको अर्ध तत्सम बोलते हैं। तो 65 में संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तत्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम के नाम से जानते हैं। जैसे अग्नि तत्सम हो गया, अगिन हो गया, अर्ध तत्सम हो गया, आग हो गया, तत्भव हो गया। इस तरह ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य का पर्यायवाची नहीं बताया गया है, कौन सा नहीं होगा? ए है कांतार, बी है विपिन, सी है सुरभोग और डी है कानन। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सुरभोग। तो 66 का करेक्ट आंसर सुरभोग। सुरभोग आरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि अमृत का पर्यायवाची है। सुरभोग जो है किसका है? सुरभोग जो है ये अमृत का है। क्या है? अमृत का पर्यायवाची यहाँ पर है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। कांतार, विपिन, कानन आरण्य के पर्यायवाची हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है स्वर्गीय होते, बी है लौकिक, सी है आपका पार्थिव, डी है अद्वितीय। तो इसमें 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अद्वितीय सही हो जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची जो है अद्वितीय यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अनुपम के पर्यायवाची शब्द अद्वितीय हो गया, अपूर्व हो गया, अद्भुत हो गया, अनूठा हो गया, अतुल हो गया, अनन्य इत्यादि इनके पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। चलिए, छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। छंद के अगर बात करें, छंद के आधार पर जो है गण किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है किसे कहा जाता है गण। तो इसमें ए ऑप्शन है 3 वर्णों के समूह को, बी ऑप्शन 2 वर्णों के समूह को, और सी है 4 वर्णों के समूह को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण की संज्ञा दी जाती है। किसकी, गण की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का क्वेश्चन है, अलंकारों की महत्ता क्या है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन, अलंकार से काव्य संदर्भ में वृद्धि होती है। अलंकार, बी है अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। सी है अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। डी है अलंकारों के काव्य में रोचकता और प्रविष्णुता आती है। तो इसमें जो 69 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं 70 का क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है, कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है, अलंकार का भेद इसमें नहीं है। तो देखना है, ए ऑप्शन है शब्दालंकार, बी ऑप्शन है छंदालंकार, सी ऑप्शन है अर्थालंकार, और डी है उभय अलंकार। तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। छंदालंकार के बारे में हमने पढ़ा भी नहीं है, ये नहीं होगा इसका आंसर। तो 70 का जो होता है, यानी अलंकार के 3 भेद भाग, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन जो बात करें ये आपका यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रज्ञ में उपसर्ग है प्रा। ए है ऑप्शन परा, बी है प्रा, सी है आपका परी, और डी है आपका प्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रा उपसर्ग जो निर्मित है कुछ इस प्रकार है, ठीक है। प्रा जैसे हो गया प्रज्ञ हो गया, प्रकाश हो गया, प्रख्यात हो गया, प्राचार हो गया, प्रबल हो गया, प्रभु हो गया, प्रयोग हो गया, प्रगति हो गया, प्रसार हो गया, प्रयास हो गया इत्यादि, इस तरह के शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। क्या है, अप जो दिया गया है किसके साथ प्रयुक्त होता है। ए है राम, बी है मान, और सी है जय, और डी है रण। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कह सकते हैं अप उपसर्ग जो है के साथ प्रयुक्त होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 73 का क्वेश्चन है, रासो व सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है किस में उल्लेख किया गया है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा। तो इसमें 73 में बताया गया है। ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है अग्निपुराण, सी ऑप्शन तैतरीय उपनिषद, डी है इसमें दिया है नाट्यशास्त्र। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 73 की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तैतरीय उपनिषद में इसका रासो व सह रस का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला देखते हैं 74 में जिसके वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, वह है ए है उद्देश्य है, बी है विधेय है, सी है वाक्य विस्तार है, इनमें से कोई नहीं। सी डी आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उद्देश्य की बात करिए। वाक्य में जिस विषय में कहा जाता है वो आपका क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विधेय भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 का। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाकर बनाते हैं 75 का। तो देखिए 75 का अगर ए ऑप्शन है मर्दाना, बी ऑप्शन है बुढ़ापा, सी ऑप्शन है भेड़ा, और डी ऑप्शन है विधुर। तो अगर हम 75 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भेड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ ना पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगा करके हम, प्रत्यय वो होता है जो उसके बाद में लगता है, उपसर्ग होता है जो शब्द से पहले आता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय
बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? 5 कारक होते हैं। बी ऑप्शन है 6, सी है 7 और डी है यहाँ पर 8। तो कारक की अगर बात करें कितने कारक माने गए हैं? अगर इसमें कारक की बात करें तो इसके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है कि कारक जो है आपके कितने हैं? 8 होते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रिया की सिद्ध उसे हम कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया की सिद्ध उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। जबकि संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। षष्टमी और संबोधन की गणना नहीं की जाती है। षष्टमी और संबोधन की गणना नहीं की जाती है। संस्कृत में 6 हैं और हिंदी की अगर बात करें तो इसमें से 8 माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुलुप्त क्या दिया हुआ है? पुलुप्त स्वर कौन सा है? क्या है? ओम है, उम है, ओम है, ओम है। तो पुलुप्त स्वर को अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें ओम, इस तरह से यहाँ पर पुलुप्त स्वर माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि संधि 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार कह रहा है? नहीं है। स्वर संधि हो गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग, अनुस्वार संधि डी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुस्वार संधि का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए है आपका 2, बी है 3 और सी है 4 और डी आपका यहाँ पर 5। तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी स्वर संधि की अगर बात करें तो ये 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा है आयादी संधि। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयादी संधि हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है। निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है प्राण है, बी है आपका दर्शन है, सी है ओंठ है और डी है आपका तेल। तो देखिए 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेल शब्द एक वचन में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। एक वचन में तेल शब्द आता है। ठीक है, जबकि दर्शन हो गया, प्राण हो गया, ओंठ हो गया, ये आपके किस में आते हैं? ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। और ये आंसू आता है, अछत भी, इस तरह के शब्द इसमें योग किए जाते हैं। दाम, ये भी सब उसमें बहुवचन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेषण शब्द कह रहा है बताना है। क्या बताना है? विशेषण शब्द बताना है। ए है क्षम्य, बी है इसमें दिया है फेन और डी है और सी है आपका शिक्षा और डी है आपका भ्रम। तो देखिए 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 81 के बाद एक क्वेश्चन आते हैं 82 आता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? अंत होता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन समय होता है, सी ऑप्शन पीड़ा होती है और डी ऑप्शन है मृत्यु होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी समय की बात कही गई है। तो व्याकरण में काल का अर्थ ये यहाँ समय बताया गया है। चलिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ए है आपका 5, बी है 6 और सी है आपका 7 और डी है आपका 8। तो ये अगर बात करें सर्वनाम की बात कही गई है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी 6 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 6 सर्वनाम होते हैं। अगर कौन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन एक नंबर है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इस तरह से इनकी संख्या हम यह क्या बताए हैं? 6 बताए हैं। ठीक है, सर्वनाम में देखिए 1 पाई 2 3 4 5 और ये 6। तो इसी सर्वनाम से हम यहाँ पर क्या है लगा लेंगे। तो दोहा छंद में यति कहाँ होती है? दोहा छंद में यति क्या होती है? छंद के अंत में होती है, चरण के अंत में होती है, 24 मात्राओं के बाद होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें दोहा छंद की बात करें 84 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर छंद के अंत में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोहा मात्रिक अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल में 24 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु होना आवश्यक होता है। दोहा छंद में यति चरण के अंत में होती है और पद पाठ करते समय गीता को बांधित कर जो विश्राम देता है उसे हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम यति की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया को मूल रूप को क्या कहते हैं? ए है पद है, बी है रूप है, सी है धातु है और डी है आपका शब्द।
तो 85 का जो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बताया गया है आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है। तो देखिए 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अव्यय की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्यय की बात की गई है। तो यहाँ जो शब्द गया है विस्मयादि बोधक अव्यय का भेद बताया गया है यहाँ पर, इसके लिए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्भव नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है तत्भव नहीं है। ए है दांत है, बी है अधर है, सी है आँख है और यहाँ पर डी है कान है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 87 की बात करें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी अधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधर हो जाएगा। 88 का देखते हैं, जलना शब्द में कौन सा, जलना शब्द में कह रहा है कौन सा प्रत्यय है, जलना। तो यहाँ पर 88 देखिए, अगर हम बात करें ए ऑप्शन है अन है, बी ऑप्शन अना है, सी ऑप्शन है ना है और डी ऑप्शन है आन है। तो 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आना हो जाएगा। तो देखिए जलना शब्द में अना, अना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द है घटना, वेदना, बंदना, तुलना इत्यादि आदि इस तरह के वर्णों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। देखिए 89 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 का क्वेश्चन क्या है, अगला है वाच के कितने प्रकार होते हैं, वाच बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है 3 है, बी है 4 और सी है 1 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, वाच के 3 भेद होते हैं। तो वाच के 3 प्रकार के होते हैं, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच कहते हैं जिसके द्वारा बात का बोध होता है। किसी की वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म तथा भाव, इससे किसकी प्रधानता है, इसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए गए। प्रयोग के अनुसार वाक्य के वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई यहाँ पर ये बताया गया है कि एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है ना, क्या दिया गया है, गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना, पद्यांश दिया है, पद्यांश को पढ़ना है, उस संबंधित यानी ये 90 से लेकर के 94 तक दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आते हैं। कमल आज क्या है, कमल आज उनकी जय बोल, पीकर जिसकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, धरती रही अभी तक डोल, अंध चकाचौंध सा मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है जिसकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। तो कह रहा है इसमें से बताना है आपको, पढ़ करके बताना है, इसके आंसर लिखना है, आपको बताना है। कलम से किसकी जय बोलने का आग्रह होता है, कलम से किसकी जय बोलने का आग्रह होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी शहीदों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, शहीदों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएंगे आपके। चलिए 91 का देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कई बार पढ़िए और एक ये क्या है कि पेन कापी लेकर के इनको सॉल्व करते जाइए, तभी आपको पता चलेगा हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उपयुक्त पद्यांश में कह रहा है कौन सा काव्य का गुण बताया गया है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ए है आपका प्रसाद काव्य गुण, बी है माधुर गुण, सी है ओज गुण होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 91 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ओज गुण हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा। उपयुक्त पद्यांश में अंध चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है, अंध चकाचौंध का मारा किसे गया है। तो ए है सूर्य चंद्र तथा खगोल को, ए ऑप्शन, बी है शहीदों को, डी है कलम को और डी है आपका इतिहास का। तो इसका जो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी इतिहास हो जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिए। उपयुक्त पद्यांश में क्या कर रहा है, उपयुक्त पद्यांश में साक्षी किसे माना गया है, ये है आपका साक्षी किसे माना गया है। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। सूर्य चंद्र भूगोल तथा खगोल को यहाँ पर क्या माना गया, साक्षी माना गया है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक पूछा गया है, तो शीर्षक आपको एसेंस पे लगाना है। ए है कलम आज उसकी जय बोल, सूर्य चंद्र भूगोल तथा खगोल, सी है इतिहास साक्षी है, डी है अंध चकाचौंध। तो 94 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलम आज उनकी जय बोल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है, यह है, जीना है, पहाड़ है, पुराना है। तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहाड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। सूर्य ए है, बी है सूर्य का सारथी, सी है कुमकुम और डी है बिंबाफल। तो देखिए 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बिंबाफल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अग का अर्थ क्या होता है, अग का 97 का है, अग का अर्थ क्या रहा है, पूछ रहा है जो कुछ भी नहीं जानता हो,
ए है, बी है जो सब कुछ जानता हो, सी है जो थोड़ा जानता हो, और डी है जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। दोनों इसमें अज्ञ का पर्यायवाची यहाँ पूछा गया है। तो 97 करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 98 का है। लोकतंत्र में प्रचलित उस उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में सही उक्ति का चयन कीजिए। 98। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकोक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको लोकोक्ति बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम क्या होगा यहाँ पर पूछा गया है 99 का। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ए है अज्ञ, बी है तज्ञ, और सी है प्रज्ञ, और डी है चतुर। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी अज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। आमरण में कौन सा समास है? कह रहा है आमरण में कौन सा समास है? आमरण, जो कभी मरता नहीं है। ए ऑप्शन तत्पुरुष, बी ऑप्शन है अव्ययीभाव, सी ऑप्शन है द्वंद्व, डी ऑप्शन है द्विगु। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसलिए हमने अभी तक कितने 50 क्वेश्चन यहाँ पर की देखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, यानी कि कहाँ से 51 से लेकर के हमने 100 तक क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन ये 50 है। इससे पहले वाला मैंने वीडियो जो अपलोड कर दिया है, अगर जिसने आपने देखा नहीं है तो आप जरूर देख लीजिए। अगला वीडियो आएगा पार्ट नंबर या 3 आएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं सेट नंबर 3, और पार्ट ए और बी 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि बोरिंग ना महसूस हो। तो देखिए ये क्वेश्चन रहे आपके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी से रिलेटेड जो भी हो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।